जय हिंद दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। आज हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बात करने वाले। इससे पहले की क्लास आपने देखी होगी। इससे पहले की क्लास थी जो अपन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात किए थे। तो अब उसका नेक्स्ट जो पार्ट है कंप्यूटर क्लास का, तो आपका है कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में जानेंगे, पीडीओ के बारे में जानेंगे, कैसे कंप्यूटर की शुरुआत हुई, अब हम कौन सी जो जनरेशन है कंप्यूटर की उसको यूज में कर रहे हैं और आगे कौन सी जनरेशन आने वाली है। इन सभी के बारे में आज के इस क्लास के अंदर हमें सारी चीजें जानेंगे। तो यहाँ पर जो अब तक है ना अपना कंप्यूटर है, जिसकी कितनी पीढ़ी हो चुकी है, अब तक के कंप्यूटर की हो चुकी है 5 पीढ़ियां। ठीक है, तो अब तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हुए, लेकिन कई बार देखना आपको कहीं ना कहीं जो ये डेट है ना इनकी जनरेशन की, इनको लेकर के बड़ा कंफ्यूजन सा रहेगा, क्योंकि सभी बुकों के अंदर है ना जो अलग अलग है। लेकिन मैं आपको एक फिक्स सी डेट बताऊंगा जो मतलब कि हर एग्जाम में उसी से यहाँ से क्या किया जाता है, पूछा जाता है। अपन फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन थी ना कंप्यूटर की, ये आपकी होती है 1940 से और 56 के बीच में। और लेकिन कई जगह आपको ये ऐसा भी देखने को मिलेगा, ये जो डेट है ना इसकी, तो ये फर्स्ट जनरेशन की डेट है ना 45 से 55 तक भी देखने को मिलेगी, ना कि 40 से 56 तक। तो 1940 से 56 तक ना देखने को मिल करके ये आपको 45 से 55 तक भी देखने को मिलेगी। तो ये बीच का जो एवरेज है ना इसका, इसको पकड़ के चलो आप, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन है ना जो मतलब कि 40 से 56 के बीच में पूछे तो भी ठीक है, और वो 45 से 55 पूछे तो भी ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन बात करते हैं इसकी। चलो, फर्स्ट जनरेशन की बात होती है 40 से 56 के बीच में आ जाती है। सेकंड जनरेशन है आपकी कंप्यूटर की, वो आ जाती है आपकी 56 से 64 के बीच में आ जाती है। थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर की आपके 64 से 71 आ जाती है। और जो फोर्थ जनरेशन फिलहाल में चल रही है, तो ये अपनी जो 71 से लेकर के वर्तमान तक ये आपकी आ जाती है। और जो फिलहाल के अंदर आपकी फिफ्थ जनरेशन है, प्रेजेंट के अंदर भी है, और आगे इसके अंदर और भी बहुत सी क्या इम्प्रूवमेंट होने बकाया है। तो यहाँ से देखते हैं कि जो आपका पहली जनरेशन का कंप्यूटर था ना, वो कुछ इस प्रकार का दिखता था। देखिए कि बड़ी बड़ी क्या होती थी, मशीनें होती थी, लेकिन क्या थी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर थे। फिर बाद में आता है आपका सेकंड जनरेशन का पीसी आता है, और फिर आता है आपके ये थर्ड जनरेशन का पीसी आता है। इनकी साइज जैसे जैसे देखो, एक चीज देखना कि ये जो कंप्यूटर था ना शुरू शुरू के फर्स्ट जनरेशन के अंदर, इनके अंदर लगी हुई थी वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब क्या थी कि बहुत ज्यादा गर्म हुआ करती थी। अब जैसे जैसे इसकी जनरेशन बढ़ती गई, कंप्यूटर की गर्मी भी कम होती चली गई, और इनके मतलब जो स्पीड थी, इनकी एक्यूरेसी वो भी थोड़ी अच्छी आती गई, क्योंकि जैसे इनकी हीट कम होता जा रहा था, वैसे वैसे कंप्यूटर के जो सिस्टम थे उनके अंदर क्या हो रहा था, इम्प्रूव हो रहा था। सॉरी, मार कर गिर गया था ना। तो देखिए कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन है उसके अंदर, इसके अंदर क्या लगाया गया है, इन्होंने लगाया इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब। तो बहुत ज्यादा क्या होती थी, गर्म होती थी। फिर सेकंड जनरेशन के आकर के सेकंड जनरेशन के अंदर इन्होंने लगाया ट्रांजिस्टर लगाया। ठीक है, और फिर थर्ड जनरेशन के अंदर आते ही इन्होंने आईसी का उपयोग किया, फिर वीएलआईसी का उपयोग किया। और आज के टाइम पे एआई का क्या चल रहा है, जमाना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है आज की जो जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि साइज कैसी कट रही है। फोर्थ जनरेशन की जो आज हम कंप्यूटर यूज में ले रहे हैं उनकी देखो आप साइज देखो, छोटे से डेस्कटॉप साइज का ये रहा आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और ये इसका सीपीयू हो जाता है पूरा का पूरा जो, और ये इसका मॉनिटर हो गया। जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है बहुत ही एडवांस है, और फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर आप इधर देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन इनके ऊपर। यहाँ पर कहाँ किसका यूज, अभी मैंने बता दिया। वैसे फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, ये अगर 40 से 56 न दे करके 45 से आपको 45 से आपको ये 55 भी देता है, तो ये भी आपका राइट होगा, क्योंकि भाई ये 45 और जो 55 है ना, ये 40, ये आपका 40 और 56 के क्या आ रहा है, बीच में ही आ रहा है। और जो उस टाइम के जो कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, जिसमें किसका यूज लिया गया, किसका उपयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। कंपोनेंट के तौर पर किसका उपयोग किया, इन्होंने वैक्यूम ट्यूब का किया। सेकंड जनरेशन का जो आपका कंप्यूटर था, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर की बात करें तो ये 56 से 64 के बीच में था, और इसके अंदर किसका उपयोग किया, ट्रांजिस्टर का इन्होंने क्या किया, उपयोग किया। ट्रांजिस्टर वो होता है जिसके 3 टांगे होते हैं, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। और थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो 65 से 71 के बीच में था, और इसके अंदर किसका उपयोग किया इन्होंने, आईसी का किया, इंटीग्रेटेड सर्किट का इन्होंने उपयोग किया। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की अगर बात करें तो वीएलआईसी या माइक्रो प्रोसेसर का क्या किया इन्होंने, उपयोग इसके अंदर किया कंपोनेंट के तौर पर। और 1972 या 71 से पूछे, या 1972 या 1971 से प्रजेंट अब तक, मतलब ये क्या हो रहे हैं, ये आपके चल रहे हैं प्रेजेंट में ना। ठीक है, तो क्या था, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर किसका उपयोग किया गया, माइक्रो प्रोसेसर का
उपयोग किया गया। और फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये याद आ रहे थे, ये फ्यूचर के अंदर जो भी वर्तमान के अंदर मतलब आने वाले हैं, आने वाले समय के अंदर देखा जाएगा। बाय ये बायो चिप इसके अंदर होगी और एआई के अकॉर्डिंग क्या करेंगे ये कंप्यूटर काम करेंगे, यानी ये कंप्यूटर इतने फास्ट होंगे, बहुत ही ज़्यादा फास्ट। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है बहुत ज़्यादा हीट करता था। इन्हें चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, बड़े बड़े रूमों की जरूरत पड़ती थी, साइज इनका बहुत बड़ा होता था, बहुत भारी होते थे वजन के अंदर। लेकिन आज के टाइम में फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बात करें कंपेरिजन मतलब फर्स्ट जनरेशन की, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बहुत हल्का है, बहुत कम हीट देता है, छोटी सी जगह में आ जाता है, वजन भी ज़्यादा नहीं है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। लोग मतलब इसकी सटीकता बिल्कुल एक्यूरेट है इसकी, कि लोग इसकी गणनाओं पर विश्वास करते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के साथ में ऐसा नहीं था, क्योंकि कई बार क्या होता था कि डाटा ज़्यादा होने की वजह से वो डाटा को करप्ट कर देता था। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था ना, वो गलत डाटा दे देता था। लेकिन फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन का और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के साथ में ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तब हम अब हम वन बाय वन एक एक करके सारे कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनके बारे में जानेंगे, और फिर इनका एक एक डायग्राम के थ्रू सारे को समझने की कोशिश करेंगे कौन सा क्या कैसा है, ठीक है। और फिर जो क्वेश्चन है आपके वो भी रहने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर के ऊपर चलते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करें तो देखो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं आपके, इनके निर्माण के अंदर किसका उपयोग किया गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का यहाँ पर निर्माण किया गया। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब ना देकर आपको वैक्यूम ट्यूब ये दिख सकता है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर किसका प्रयोग किया गया, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर प्रयोग किया गया वैक्यूम ट्यूब का, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का प्रयोग किया गया, ठीक है। ये बहुत बड़े, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या होते बहुत बड़े बड़े होते थे, मतलब 1800 वर्ग गज की 1800 वर्ग फुट के अंदर इनको क्या किया जाता रखा जाता था, मतलब अलग अलग साइज है। जैसे फर्स्ट जनरेशन के अंदर भी ये कि कंप्यूटर एनवेक है, एडवेक है, आपका वो क्या बोलते हैं IBM का वो 650, मतलब ऐसा करके क्या है कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर बात करें तो इतने सारे कंप्यूटर सबकी अलग अलग क्या साइज है, यूनिवेक है, सब कुछ थे, ठीक है। तो ये क्या होते थे बहुत बड़ी, तो ये जगह घेरते थे, वजन भी इनमें काफी होता था, गर्म बहुत ज्यादा होते क्योंकि भाई वैक्यूम ट्यूब है आपके, तो बहुत ज्यादा गर्म होते थे, वो ज्यादा बिजली खपत करते थे भाई। मतलब जब एक तो आपका छोटा सा मतलब एक आईसी चल रही है किसी भी बिजली से, और एक चल रहा है बहुत सारे बल्ब एक साथ में जोड़ दिए जाए, एक एलईडी बल्ब, यहाँ पर आप इस तरीके से समझो, आप एक तो 9 वाट का एलईडी बल्ब जलाते हो, वो भी अच्छी रोशनी दे जाते हैं चारों तरफ, है ना, रूम के अंदर, और फिर एक लाते हो आप 100 वाट का बल्ब, तो वो भी रोशनी तो उतनी देता है, लेकिन कितनी विद्युत खपत कर रहा है उससे, लगभग लगभग एक तो 9 वाट का एलईडी बल्ब है, उधर वो 100 वाट का आपका बल्ब है, तो लगभग 91 वाट उससे क्या है वो ज्यादा है, तो वो विद्युत की खर्च भी क्या करेगा ज्यादा, तो और विद्युत की खर्च ज्यादा करेगा तो वो ऊष्मा भी ज्यादा पैदा करेगा, जो ज्यादा वाट का बल्ब है ना तो वो ऊष्मा भी क्या करेगा ज्यादा पैदा करेगा, और ज्यादा गर्मी होगी तो वहां पर ठंडा भी रखेगा। वो ऐसा हो सकता है कि आप रूम के अंदर गर्मियों के दिन के अंदर हीटर चला कर बैठ जाओ, नहीं होगा ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप गर्मियों के दिनों के अंदर रूम के अंदर एसी चला करके बैठो, ये नहीं कि आप गर्मियों के अंदर जैसे बल्ब जला कर रहता है कई बार घरों के अंदर, तो बोल देते हैं ना गर्मी लग रही है बल्ब को बुझा दो, तो आप सोच के देखो कि एक 9 वाट का बल्ब से अपने को महसूस होता है कि गर्मी सी लग रही है, तो सोच के देखो कि वैक्यूम ट्यूब कितना हीट जनरेट करती होंगी, ठीक है। अब इनके अंदर जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर स्टोरेज था इनका, और मेमोरी क्या थी इसके अंदर, सीमित मेमोरी कार्ड थी, पंच कार्ड के थ्रू इनको क्या दिया जाता था, पंच कार्ड के थ्रू इनपुट दिया जाता था, और स्टोरेज के रूप में क्या किया जाता था, मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। आज के टाइम पे हम CD DVD पेन ड्राइव SSD हार्ड डिस्क रैम रोम ये सब आ गए, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था, उस टाइम फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या था, मैग्नेटिक ड्रम था, और पंच कार्ड से क्या दिए जा रहे थे, इनपुट दिए जा रहे थे, ठीक है। अगर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो मशीनी लैंग्वेज के ऊपर ये काम करते थे। तो जो आपकी मशीनी लैंग्वेज की बात करें तो मशीनी लैंग्वेज कौन सी होती है, जो आपकी द्वि आधारित अंकन पद्धति है, वही मशीनी लैंग्वेज, यानी बाइनरी पद्धति की बात करें, बाइनरी सिस्टम की बात करें, तो मशीनी लैंग्वेज के अंदर जो संख्या चलती है वो इस तरीके से चलती है, 0 1, क्या चलती है 0 और 1, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। बाइनरी के अंदर 0 और 1 के सिवा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो बाइनरी सिस्टम के अंदर कितने अंक होते हैं, बाइनरी सिस्टम के अंदर कितने अंक होते हैं, 2 अंक अपने होते हैं। तो अपना जो पहला कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, वो मशीनी लैंग्वेज के ऊपर काम करता था, यानी कि बाइनरी सिस्टम के ऊपर वो क्या करता था, काम करता था बाइनरी सिस्टम के। और बाइनरी की बात करें तो बाइनरी के अंदर कितने अंक, बाइनरी के अंदर 2 अंक, 0 और 1, ठीक है। इसके अलावा
कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग कौन सी की गई फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर? मशीनी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की गई, जिसके अंदर सिर्फ क्या होता था, जीरो और एक, इस तरीके से पंच कार्ड के थ्रू। और जो पंच कार्ड होता है ना, उसमें भी एक के, जो पंच कार्ड के अंदर दो टेप से होते हैं, उनके मतलब कागज के बने होते हैं, उनके अंदर एक के अंदर तो छेद होता है और एक कागज के टुकड़े के अंदर छेद नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या दिया जाता था, इनपुट दिया जाता था, मतलब पंच कार्ड के थ्रू क्या दिया जाता था, इनपुट दिया जाता है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को। उम्मीद करता हूँ कहीं न कहीं आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहो, और जो चीज़ें पसंद आ रही है तो कमेंट में मुझे लिख कर बताओ कि यस सर पसंद आ रही है चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपना सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में बात करें आगे। एक मिनट रुकिएगा, जो पीडीएफ है ये चेंज है, तो एक मिनट आप वेट कीजिए, एक मिनट वेट कीजिए। है ना, जो दूसरी पीडीएफ है ना, उसके अंदर वो जो वैक्यूम ट्यूब इसके अंदर यूज करते हैं ना अपन, उन सभी की इमेज सहित वो है। तो इसके अंदर क्या है कि वो पीडीएफ नहीं आई है, तो उस वाली पीडीएफ को भी बोर्ड में 1 मिनट में लग जाएगी बस, है ना। तब तक आप बस मेरे साथ में देखते रहो कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, इसके अंदर जो कंप्यूटर आते थे, फर्स्ट जनरेशन की पीढ़ी के अंदर जो कंप्यूटर बने वो कौन कौन से कंप्यूटर थे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपका एनियाक है, एनियाक के बारे में आपने पढ़ लिया है, तो एनियाक के बारे में पढ़ लिया है तो मुझे ये बताओ कि सबसे जो पहला कंप्यूटर था एनियाक किस तरीके का कंप्यूटर था, मुझे ये बता दीजिए बस आप। एनियाक था जो किस तरह का कंप्यूटर था, आप कहोगे कि एनियाक क्या था, पहला सामान्य उपयोग का इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था। कौन सा था? एनियाक। एनियाक कौन सा था आपका? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और कब बना आपका एनियाक की बात करें तो 1946 के अंदर आपका ये बन गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं इसी के दूसरे एग्जाम्पल, एडवेक था। तो एडवेक किस तरह का कंप्यूटर था, मैंने बताया था आपको कि जो आपका एनियाक था ना, इसके अंदर तो प्रोग्रामेबल था, लेकिन एडवेक था जिसके अंदर क्या था, स्टोर्ड और प्रोग्राम दोनों वाला था। ये क्या था, स्टोर्ड भी था और प्रोग्राम भी था, यानी कि इसके अंदर डाटा स्टोर भी हो रहा है कुछ, और इसके अंदर कुछ क्या किया जा रहा है, इसके अंदर प्रोग्राम भी डेटा को किया जा रहा है। ठीक है, तो स्टोर्ड प्रोग्राम वाला पहला कंप्यूटर कौन था? एडवेक था। यूनिवेक फर्स्ट की बात करें अपन, यूनिवेक फर्स्ट की बात करें तो ये पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था जिसने यूएस की जनगणना के लिए क्या किया गया था, उपयोग किया था। किसका उपयोग किया गया? एडवेक का उपयोग, वो सॉरी यूनिवेक का उपयोग कहाँ गया किया गया, पहली व्यावसायिक कंप्यूटर था। कौन था? यूनिवेक पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, यानी कमर्शियल कंप्यूटर था। और इसका उपयोग कहाँ किया गया? इसका उपयोग किया गया आपके यूएसए की जनगणना के लिए उपयोग में किया गया था इस कंप्यूटर का। अब देखो नेक्स्ट बात करें, IBM 650 की बात करें तो ये IBM की फुल फॉर्म जान लेते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की बात करें तो पहला व्यापक रूप से बेचा गया कंप्यूटर, और इसकी शुरू में कितनी यूनिट बिकी थी? 2000 यूनिट इस कंप्यूटर की बेची गई थी जब ये कंप्यूटर बना था ना, उस टाइम पे। ठीक है, तो वो PDF आ गई आपकी। देखिए नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। वो PDF मिल नहीं रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन के अपन कंप्यूटर की बात करें तो सेकंड जनरेशन के अगर कंप्यूटर की बात करते हैं हम, तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कुछ इस प्रकार थे जिनके अंदर ट्रांजिस्टर, उसको वैक्यूम ट्यूब को क्या किया गया, रिप्लेस किया गया। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करने के बाद में किसका उपयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया। वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या यूज किया गया? इनके अंदर ट्रांजिस्टर का क्या किया गया, उपयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके सेकंड पीढ़ी की जो आपके कंप्यूटर थे उनके अंदर किसका उपयोग किया गया?
सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर ट्रांजिस्टर का क्या किया गया, उपयोग किया गया। ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट जो जनरेशन के कंप्यूटर थे वो ओनली कौन सी लैंग्वेज समझ रहे थे, मशीनी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज को वो कंप्यूटर क्या कर रहे थे, समझ रहे थे। लेकिन जो आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, तो सेकंड जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर थे, तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे, जो उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज को क्या कर रहे थे, समझ रहे थे। फ्रॉन्ट्रॉन और कोलोब जैसी लैंग्वेज के क्या कर रहे थे, ये कंप्यूटर आपके समझ रहे थे। ठीक है, जिन उस लैंग्वेज पर काम कर रहे थे, हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे थे। पहले कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर नहीं किया जा रहा था, पंच कार्ड के थ्रू क्या दिया जा रहा था, इनपुट दिया जा रहा था, और स्टोर मतलब थोड़ा सा स्टोरेज करते थे, उसके लिए किसका उपयोग किया जा रहा था, मैग्नेटिक ड्रम का किया जा रहा था। लेकिन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप का क्या किया गया, उपयोग किया गया। मैग्नेटिक डिस्क का क्या किया गया, उपयोग किया गया। किसके लिए उपयोग किया गया, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप को उपयोग किया गया डेटा स्टोरेज के लिए। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का क्या किया गया, उपयोग किया गया। ठीक है, और इसका कहाँ उपयोग हुआ, विज्ञान के अंदर और व्यवसाय के अंदर आपके जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे इनका उपयोग किया गया। और ये बहुत तेज गति के थे, अधिक विश्वसनीय हो गए थे। जो फर्स्ट मतलब जनरेशन के कंप्यूटर थे वो इतने उन पर लोगों का विश्वास नहीं था। कई बार क्या होता था कि ज्यादा डेटा उनको दे दिया जाता था, तो वो क्या करते थे, वो एक्चुअल के अंदर क्या करते थे, करप्ट कर जाते थे, उस डेटा को गलत कर देते थे। तो इसलिए लोगों की क्या नहीं था, विश्वसनीय नहीं थे। लेकिन सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है, ये डेटा दिया जा रहा है जिसको एक्यूरेट क्या कर रहे हैं, उसकी गणनाएं कर रहे हैं। तो लोगों को सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इन पर कुछ अच्छा विश्वास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के पीडी की, उसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर उदाहरण के लिए कौन कौन से कंप्यूटर सेकंड जनरेशन के अंदर आते हैं आपके, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के जो कंप्यूटर थे, IBM 650 की बात करें तो वो आपका हो जाता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। लेकिन IBM 1401 की बात करें तो सबसे लोकप्रिय और बिजनेस कंप्यूटर था। जो IBM 601 है ना, ये सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर था और बिजनेस के लिए क्या किया गया, इसे यूज में लिया गया। कमर्शियल जो डेटा था उनको आदान प्रदान के अंदर इसका क्या किया गया, IBM 1401 का उपयोग किया गया। जिसके बाद में आपका आता है IBM 1620 आता है आपका, जो ये साइंटिफिक उपयोग के लिए किया गया। इसका उपयोग IBM 1620 का, वैसे आता है फिर आगे आता है आपका IBM 7090 आता है, जो वैज्ञानिक गणनाओं को तेज करने के लिए किया गया। फिर यूनिवेक की बात करें तो यूनिवेक 1108 का उपयोग कहाँ किसके द्वारा बनाया गया है, ये यूनिवेक 1108 है ना, जो यूनिवेक कंपनी द्वारा क्या था, निर्मित कंप्यूटर था। CDC 1604 की बात करें तो ये क्या था, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित था। कौन था आपका, CDC 1604। देखो अलग अलग कंपनी आ गई फिर सेकंड जनरेशन के अंदर जिन्होंने कंप्यूटर बनाना शुरू किया। क्योंकि आज के आप फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर देखते हो, बहुत सी कंपनियां, लेनोवो है, डेल है, HP है, सैमसंग है, बहुत सी ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो आज के टाइम पे क्या कर रही हैं, कंप्यूटर बना रही हैं। फिर आता है आपका ये हनीवेल आ जाता है आपका 400, वाणिज्य उपयोग के लिए क्या किया गया, इसका उपयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपकी कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन के ऊपर चलते हैं कि कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन थी आपकी, वो उसने किस तरीके से मतलब वो किस तरीके से काम करती थी। आपकी थर्ड जनरेशन है जो, ठीक है। देखो फर्स्ट जनरेशन की वैक्यूम ट्यूब की बात कर रहे थे ना अपन, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो वैक्यूम ट्यूब थी कुछ इस प्रकार से दिखती थी। आप एक बार देखिए कि जो वैक्यूम ट्यूब थी आपकी फर्स्ट जनरेशन के अंदर, वो कुछ इस प्रकार से क्या दिखती थी, आपकी वैक्यूम ट्यूब थी वो दिखती थी। यानी कि आप इसे इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब भी बोल सकते थे। और ये क्या होती थी, जब इनको उपयोग किया जाता था तो बहुत ज्यादा क्या हो जाती थी, गर्म हो जाती थी। अब सेकंड जनरेशन के अंदर जो ट्रांजिस्टर यूज में किया गया, तो सेकंड जनरेशन के अंदर क्या किया गया, इन्हें ट्रांजिस्टर का क्या किया गया, उपयोग किया गया। ट्रांजिस्टर वो होता है जिसके अंदर एक बेस होता है, एक कलेक्टर, एक क्या होता है, एमिटर होता है। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग करके बहुत अधिक मात्रा तक गर्मी को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया था। जो वैक्यूम ट्यूब बहुत ज्यादा हीट पैदा कर रही थी, तो ट्रांजिस्टर का जब उपयोग हुआ तो ट्रांजिस्टर काफी हद तक क्या किया गया, कंप्यूटर ठंडे रहना शुरू हो गए। उनकी एक्यूरेसी क्या हो गई, बढ़ गई बहुत ज्यादा। एक्यूरेसी कब घटती थी कंप्यूटर की, तो वो बहुत ज्यादा गर्म होते थे ना वैक्यूम ट्यूब की वजह से, उनकी एक्यूरेसी क्लियर नहीं आती थी। और फिर मतलब ट्रांजिस्टर का उपयोग किया तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी बढ़ गई और लोगों का
विश्वास होने लग गया। अपन अभी बात कर रहे थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में ना। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के ऊपर आ जाते हैं हम। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे आपके, वो करते थे आईसी के ऊपर काम करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर क्या करते थे आपके थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ना, वो कार्य करते थे किसके ऊपर, आईसी के ऊपर करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर करते थे। अब देखो जब आईसी का उपयोग किया ना कंप्यूटर के अंदर, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके तीसरी पीढ़ी के अंदर, तो आपका बहुत अच्छी स्पीड देने लग गया, उसकी क्षमता बढ़ गई, भार में सुधार आ गया, जो भारी मतलब स्पीड और क्षमता में भारी सुधार आ गया, वजन में कमी हो गई, गर्मी बहुत लिमिट तक मतलब कम कर दी गई, जो कंप्यूटर हीट दे रहे थे ना उनको कम कर दिया गया। और इनको देखो मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी स्मीकिंग की क्या हो गई, संभावनाएं यहाँ पर हो गई। हाई लेवल की लैंग्वेज इनके अंदर उपयोग में की गई, ये फ्रंटन और कोलैब जैसी लैंग्वेज है, कोबोल जैसी लैंग्वेज है, जो बेसिक लैंग्वेज है, उनका किसके अंदर उपयोग किया गया, आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर उपयोग किया गया। इनपुट आउटपुट के लिए आधुनिक डिवाइसों का क्या किया गया, उपयोग किया गया। जब तक पंच कार्ड के थ्रू आप, पहले तो क्या थे कि आप पंच कार्ड के थ्रू क्या दे रहे थे, इनको पंच कार्ड के थ्रू आप क्या दे रहे थे, थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटरों को दे रहे, वो सेकंड और फर्स्ट पीढ़ी कंप्यूटर को पंच कार्ड के थ्रू इनपुट दे रहे थे। लेकिन जैसे ही हाई लैंग्वेज आई, सुधार हुआ कंप्यूटर के अंदर, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके आईसी ले आया गया, तो उसके बाद में जो आधुनिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, ये सारी चीजें है ना, मॉनिटर है, जिनका उपयोग होने लग गया कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर उपयोग होने लग गया। देखो आईसी का उपयोग होने लग गया तो कंप्यूटर की स्पीड के अंदर भी सुधार हुआ, और जो गर्म हो रहा था ना, तो वो भी क्या हो गया, कम गर्मी देने लग गया, क्योंकि एक तो ट्रांजिस्टर था वो काफी गर्म हो रहा था। लेकिन ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके जब आईसी लाई गई, तो आईसी काफी कम मात्रा में गर्म रहने लगी। फिर बाद में फोर्थ पीढ़ी के अंदर इस आईसी को भी क्या कर दिया जाता है, इसको भी रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, इनके अंदर कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। अब देखो जो सबसे ज्यादा कंप्यूटर बनाए थे ना उस टाइम पे, तो आईबीएम ने बनाए थे, सबसे ज्यादा कंप्यूटर आईबीएम ने बनाए थे, चाहे आपकी फर्स्ट जनरेशन हो, सेकंड जनरेशन हो, थर्ड जनरेशन हो, फोर्थ जनरेशन हो, आईबीएम ने अच्छा करो किया। ठीक है, तो आईबीएम ने इसका कंप्यूटर बनाया, 360 बनाया, जो बहुत प्रसिद्ध सीरीज चली, मतलब इस कंप्यूटर की काफी यूनिट इन्होंने क्या की, बेची। आईबीएम का 370, इसके द्वारा 19 मॉडल के अंदर इन्होंने क्या बनाया, आईबीएम का 370। हनीवेल का 600 बनाया इन्होंने। उच्च स्तरीय बिजनेस कंप्यूटर बनाया गया, जैसे कि ये करते हैं ना, ट्रेडिंग व्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये कंप्यूटर बनाया। हनीवेल ने बनाया 6000। हनीवेल ने कौन सा बनाया, हनीवेल ने बनाया 6000 बनाया, जो उच्च स्तरीय बिजनेस के अंदर। अब यहाँ पर तो अपन देखते हैं कि जो आजकल अपने अपने कंप्यूटरों के अंदर जो रैम यूज में कर रहे हैं ना, जो और जो मतलब कि ये करते हैं ना, मतलब शेयर मार्केट के अंदर जो लोग काम करते हैं, वो अपनी जो नॉर्मल रैम है ना, DDR2 DDR3 4, इनको यूज में नहीं करते, उनकी रैम होती है वो अलग होती है, क्योंकि उन्हें चाहिए होती है बहुत फास्ट स्पीड। और रैम भी अगर रैम अगर अच्छी क्वालिटी की है तो महंगी होगी वो, और फिर वो बिजली भी उस हिसाब से क्या करती है, खर्च करती है आपके कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, फिर आपके आ जाता है PDP 8 की बात करें तो अपन ये होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा क्या किया गया, वो DEC द्वारा ये कंप्यूटर बनाया गया, आपका कौन सा PDP 8 बनाया गया। और ILC 1900, ये एक क्या था, ब्रिटिश कंप्यूटर था, जो ब्रिटिशियों ने बनाया था, ब्रिटिशरों ने बनाया था। अगर आप कर रहे हो किसी भी मतलब इलेक्ट्रिक भर्ती की तैयारी, मतलब टेक्निकल भर्तियों की तैयारी, तो आप हमारा कोर्स एप्लीकेशन पर जाकर के बाई कर सकते हो। 599 फीस रहने वाली है आपकी, 12 महीने की अवधि रहेगी। कोर्स के अंदर बहुत सी चीज़ें स्पेशल हैं जो आज तक आपने किसी भी टीचर से नहीं पढ़ाई होगी। सर ने इसके अंदर एक एक चीज़ें बारीकी से बताई हैं, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी इसके अंदर समझाई गई है। क्योंकि आज के टाइम पे आप देख रहे हो जिस तरीके से मतलब ट्रेड थ्योरी को पढ़ाया जाता है ना, मतलब लेवल ही अलग है, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में मिल ही नहीं रही, लेकिन जो सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं ना, जीरो से और एडवांस लेवल के बीच में एक एक चीजें बारीकी से खोल खोल के पोस्टमार्टम कर करके, भाई मतलब मजा आ जाएगा। एक बार आप मतलब अगर आपका भी बाई करने का मूड नहीं है ना, तो एक बार आप जाकर के डेमो जरूर देखना, और डेमो देखने के बाद निर्णय लेना कि कोर्स वास्तव में दमदार है या नहीं है। तो आप एप्लीकेशन पर जाकर के डेमो देख लीजिए, और डेमो देखने के बाद में मैं तो कहता हूँ ले लीजिए, बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाया हुआ है चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर चौथी पीढ़ी के एक कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर भाई अब आईसी को भी इन्होंने रिप्लेस कर दिया, ये पीछा नहीं छोड़ रहे।
आईसी को रिप्लेस करके इन्होंने क्या कर दिया, वीएलएसआई का क्या कर दिया इन्होंने, वीएलएसआई का क्या कर दिया, यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया आईसी को भी इन्होंने रिप्लेस करके। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का क्या किया इन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया। ये आईसी वीएलएस की एसआई की फुल फॉर्म भी ये हो जाती है। अब देखो, अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि जो चौथी पीढ़ी थी ना उसके अंदर किसका उपयोग किया, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। वीएलएसआई का क्या हुआ, प्रयोग हुआ। माइक्रो प्रोसेसर का क्या होना शुरू हो गया, उपयोग होना शुरू हो गया था। पर्सनल कंप्यूटरों का विकास हुआ। जो आपके सबसे ज्यादा पर्सनल कंप्यूटरों का विकास हुआ है ना वो हुआ है चौथी पीढ़ी के अंदर। पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी बनना शुरू हो गए थे और लोग फिर धड़ाधड़ खरीद रहे थे। ठीक है, इनके अंदर क्या था, पर्सनल कंप्यूटरों का विकास होना शुरू हुआ। ग्राफिक और जीयूआई माउस विंडो आइकन का प्रयोग होना शुरू हुआ। सबसे जो पहला विंडो था तो वो कौन सा था आपका, विंडो 1 था आपका। कौन सा था, विंडो 1 था। आज हम पहुंच चुके हैं विंडो 11 के ऊपर है। थोड़ी ही बहुत ही जल्दी आपका विंडो 12 भी आ जाएगा, जो आपको अलग मतलब, अब देख विंडो क्या होता है, तो ये एक तरीके से क्या होता है कि अपडेट, जैसे आपने एप्पल का फोन शुरू में लिया 7 बना 8 10, फिर मतलब आज सीरीज चलती जा रही है ना, वैसे ये क्या करते हैं, विंडो को अपग्रेड करते जाते हैं। और जो एक बात और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो विंडो 8 था ना, जिसके अंदर तो स्टार्ट मेन्यू था ना वो था ही नहीं। विंडो 8 के अंदर स्टार्ट मेन्यू क्या है, था ही नहीं। ठीक है, और बाद बाकी विंडो के अंदर अपन बात करें तो स्टार्ट मेन्यू था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन कंप्यूटर नेटवर्किंग और इंटरनेट की शुरुआत कौन सी पीढ़ी से हुई। फोर्थ पीढ़ी से आपके कंप्यूटर नेटवर्किंग की और इंटरनेट की क्या हो गई, शुरुआत हो गई थी। हाई लैंग्वेज कंप्यूटर के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो और यूनिक्स का क्या किया गया, इसके अंदर क्या किया गया, प्रयोग किया जाने लगा। अब देखते हैं कि फोर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का क्या होने लग गया, उपयोग होने लग गया। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लग गया। VISL का क्या होने लग गया, अब यहाँ पर प्रयोग होने, सॉरी VLSI का क्या होने लग गया, इसके अंदर प्रयोग होने लग गया। तो कंप्यूटर की जो हीट पैदा कर रहा था, हीट जनरेट कर रहा था, वो काफी हद तक क्या हो गई, और भी कम हो गई। जैसे ही इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के अंदर, तो आज के देखते हो कि आपका जो लैपटॉप है ना कितनी हीट देता है। आप देखते हो कि जो उसका विंडो है ना उसके अपन साइड में हाथ लगा के रखते हैं ना, थोड़ी थोड़ी गर्म गर्म हवा सी आती रहती है, ज्यादा आती नहीं है। और कई बार वो जो पंखा है उसका फैन है वो दब जाता है तो थोड़ा हीट हो जाता है, वरना बहुत ही नगण्य मात्रा में ये क्या देते हैं, हीट देते हैं। ज्यादा गर्मी लगती ही नहीं है ना। पहले वाले कंप्यूटर ऐसे थे कि उनको क्या किया जाता था, बार बार बड़ी बड़ी एसी चला करके ठंडा किया जाता है। भैया समुद्र में बना लेते पहले फर्स्ट पीढ़ी वालों के, तो एसी का खर्चा बच जाता। ठीक है, अब देखो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से कंप्यूटर आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं IBM PC आ जाते हैं। पहला पर्सनल कंप्यूटर कब बना, 1981 के अंदर पहला पर्सनल कंप्यूटर बना। और किसने बनाया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया। कब बनाया, 1981 में, ये डेट याद रखना। फिर देखो मतलब अलग अलग कंपनियों ने ना टाइम के हिसाब से अपने अपने कंप्यूटर क्या किए, पेश करते चले गए। फिर देखो एप्पल का आ गया, एप्पल का फिर ये GUI के आधार पर आधुनिक कंप्यूटर आ गया आपका। फिर बात करते हैं अपन इंटेल 4004। अब देखो एक चीज और बताता हूँ मैं यहाँ पर, इंटेल 4004 ये क्या था, पहला माइक्रो प्रोसेसर था आपका इंटेल 4004। इंटेल 4004 पहला आपका क्या था, माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, अब देखो इंटेल 4004, 8085, 8086 पहले माइक्रो प्रोसेसर से आधारित क्या थे, ये सिस्टम थे। फिर अब की जो बात करें ना अपन, कई कंप्यूटर आ गए, डेल आ गया, HP आ गई कंपनी, लेनो आ गई, PCS आ गई। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो आज के टाइम में क्या है, अपने मार्केट के अंदर काम कर रही हैं और अपने अपने कंप्यूटर बना करके दे रही हैं। अब देखो ये एक मतलब जो कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई थी ना, सबसे भयंकर घर घर पहुंचा कंप्यूटर संसार है ना, तो ये शुरुआत हुई थी आपकी माइक्रो चिप आई ना, जब VLSI और माइक्रो चिप आई। VLSI और माइक्रो चिप ने किया चमत्कार, घर घर पहुंचा कंप्यूटर। तो ये क्या थी उस टाइम की टैग लाइन थी, स्लोगन था। जब कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी आई, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी ने आते पर्सनल कंप्यूटर बनाया। IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया 1981 में। आते ही भैया क्या मचा दिया, धमाल कर दिया, चारों तरफ पर्सनल कंप्यूटर के चर्चे होने लगे। तो फिर जो कंप्यूटर कंपनियां थी उन्होंने एक टैग लाइन बनाई, VLSI
VLSI और माइक्रोचिप ने किया चमत्कार, घर घर पहुंचा कंप्यूटर संसार। तो मतलब बड़ी खतरनाक सी टैग लाइन बनाई। आज के टाइम पे देख रहे हो, घर घर तो छोड़ो, ये एक घर में चार चार कंप्यूटर है आज के टाइम में ना। मतलब इतना कंप्यूटर ने विकास किया है। ठीक है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो अब देखो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिद्धांत पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एआई का इनके अंदर प्रयोग किया जा रहा है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे आवाज पहचानना, चैट जीपीटी जैसी तकनीकों का क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। आज के टाइम पे देखते हो कि मोबाइलों के अंदर फेस लॉक आ गया है, वॉइस लॉक आ रहे हैं। तो भाई वो वॉइस लॉक आ रहा है ना, वो आपका आज के जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ना, उसके सिद्धांत पर ही कंप्यूटर कार्य कर रहे हैं कि आपकी आवाज को पहचान कर आपके मोबाइल का लॉक खोल रहा है, वरना लॉक ही नहीं खोल रहा। आजकल तो लोग मोबाइलों के घरों के दरवाजे ऐसे आ गए कि आप बोलोगे तो आपकी आवाज पर वो डोर खुलेगा, वरना वो डोर नहीं खुलेगा। तो अब ये आपने ये है ना जो मिमिक्री करते हैं ना, उन लोगों के लिए फायदा है। बहुत से सेलिब्रिटी के आवाज निकालते हैं वो तो जाकर के उनके दरवाजे पर बोल दिया भाई साहब वो दरवाजा खुल गया, खुल जा, सिम बोलते हैं उनका। तो ये है ना, मतलब गड़बड़ भी है यहाँ पर, थोड़ा झोल है रे बाबा, है ना। अब देखते हैं नेचुरल लैंग्वेज के प्रोसेसिंग जैसे आवाज पहचानना, चैट जीपीटी जैसी तकनीकों का क्या होने लग गया, उपयोग होने लग गया। इनके अंदर सुपर फास्ट क्या आने लगे, प्रोसेसर आने लगे, अत्यधिक स्टोरेज क्षमता। 1 TB ले लो आप, मतलब 1 GB के अंदर क्या ले लो, इनकी जीबी में ले लो, टीबी में ले लो। क्या बहुत सारे क्या आने लगे, कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा है आज के टाइम पर। ठीक है, फिर रोबोटिक्स इसके अंदर आने लगे, मशीन लर्निंग बनी और एक्सपर्ट सिस्टम का विकास हुआ। बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कंप्यूटर आधारित है, आप टच मत करो। जैसे कपड़ों पर प्रिंटिंग हो रही है, बहुत सी मशीनें हैं जो अपना काम खुद ब खुद कर रहे हैं। जैसे छपाई की मशीन होगी, प्रिंटिंग मशीन होगी, उसको कमांड दिया जा रहा है कंप्यूटर के थ्रू, वो बिल्कुल डिजाइन क्रिएट करके अपने को दे रहा है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे कपड़ों की डिजाइन बनती है तो कपड़ों की डिजाइन के अंदर भी क्या किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर डेटा फिक्स किया, सारा कुछ उसके अंदर प्रोसेस कर दिया, वैसे ही वो काम करता जा रहा है बिना कुछ कहे। रोबोट आज के टाइम पे खुद के हिसाब से चीज़ों को समझते हैं और फिर अपने स्तर पर जो हमें उन्हें कहते हैं ना, अपने इंसानों की तरह कि भाई ये कर वो कर, तो उसी तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। यानी कि अपनी बुद्धि के स्तर पर कंप्यूटर आज के दौर में कार्य कर रहा है। ठीक है, समांतर प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग हुआ इनके अंदर। इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग और मोबाइल टेक्नोलॉजी का एकीकरण हुआ इसके अंदर। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हो गया, टच स्क्रीन, वॉइस कमांड। आप देख सकते हो कितना यूजर फ्रेंडली इंटरफेस आज के टाइम के कंप्यूटर और आपके जो मोबाइल यूज ले रहे, छोटा सा बच्चा होता है 5-7 साल का, वो भी इजी से आराम से चला रहा है, हर कोई चीज आराम से वो कर लेता है। तो कंप्यूटर ने बहुत तरक्की की है फर्स्ट पीढ़ी से आते आते, और आपकी चौथी 5वीं पीढ़ी तक पहुंचा है ना कंप्यूटर, जिसके अंदर बहुत सारे तरीके इसने कर लिए। बहुभाषी है, सवैते निर्णय क्षमता वाला कंप्यूटर है, बहुभाषी है, कोई सी भी लैंग्वेज हो, आप जरूरी नहीं है कि आप जो लैंग्वेज दे रहे हैं इसको वही दे, ये इसको अपन कोई सी भी लैंग्वेज दे रहे हैं, मशीनी लैंग्वेज दे रहे हैं, तो उस पर भी कार्य कर जाएगा। कोई सी भी लैंग्वेज इसको दी जा रही है, सभी लैंग्वेज पर कार्य कर रहा है। अपन मतलब बोल के इसको लैंग्वेज समझाने की कोशिश करें, उस पर ये कार्य कर रहा है। कीबोर्ड माउस के थ्रू इसको क्या दिया जा रहा है, इनपुट दिया जा रहा है, उसको ये समझने की कोशिश कर रहा है। सभी चीज़ों पर क्या हो रहा है, कंप्यूटर आपका रेडी हो रहा है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर बात करें तो कुछ इस प्रकार के इसका प्रोसेसर हो जाता है। इन चीज़ों का इसके अंदर क्या हुआ है, विकास हुआ है। कंप्यूटर आपका वही रहने वाला है जो 4वीं पीढ़ी में दिख रहा था ना वो, लेकिन जो इनके प्रोसेसर हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं, और फिर ये इनकी गति क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत तेज़ी से ये कार्य करने लग जाते हैं। एआई को आप कमांड देते हो किसी भी चीज़ के लिए तो तुरंत आपको बना के दे देता है। आपने देखा होगा कि मोदी जी के कई बार गाने वाने आते रहते हैं, तो उसके गाने कहाँ से, क्या मोदी जी थोड़ी गाने गाने जाते हैं। अब उनके गाने कई भाई साहब बैठे हैं बिल्कुल, मतलब उनको यही काम है कि कुछ न कुछ आए तो मतलब पीटूं, तो वो लपेट देते हैं मोदी जी से, वो भाई साहब गाने गा रहे हैं, तो मतलब कुछ भी गाने गा रहे हैं और मोदी जी गा भी रहे हैं। तो ये मोदी जी नहीं गा रहे, ये एआई का कमाल है। और एआई का इस्तेमाल लोग सही तरीके से भी कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अपने इंडिया के अंदर है ना, एआई का इस्तेमाल अलग ही लेवल पर किया जाता है। कई कंट्रियों के अंदर इससे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर इसके थ्रू कुछ और ही बनाते हैं। भाई साहब किसी के फोटो को एडिट करके कुछ और बना रहे हैं, तो तब ऐसा मत करो यार, मतलब ये गलत बात है ना। अब 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में बात करें तो IBM वाटसन है, एआई पर आधारित सुपर कंप्यूटर है। गूगल असिस्टेंट है, श्री है, कई बार बोलते देखोगे हेलो श्री, तो उधर से श्री बोलती हाय, मतलब कैसे हो। फिर उससे
मतलब बात करते रहते हैं। ठीक है, आपका जेमिनी हो गया, वो इस और भाषा को समझने वाले एआई है। ये कौन से आपके गूगल असिस्टेंट और सिरी की बात करें, चैट जीपीटी है, बोर्ड है, मतलब ये क्या है, एनपीएल आधारित जनरेटिव एआई है। इनके थ्रू अपन कुछ भी इनको कमांड दे देंगे कि भाई इस तरीके की मुझे एक तस्वीर चाहिए जिसके अंदर लंबे लंबे बाल हो, आंखें थोड़ी मतलब बढ़िया सी हो, बाल सिर के घुंघराले हो, लंबी दाढ़ी हो, तो इस तरीके की कमांड देंगे कि एक मतलब डरावना सा भयंकर सा आदमी बना के दो। तो फिर ये देगा आपको उस जमाने के जो त्रेता युग के वो थे ना, राक्षस टाइप का, तो बना के देगा। तो मतलब एआई बहुत फास्ट हो गई है। ठीक है, अब देखो जो रोबोटिक जो कंप्यूटर हैं, ये ह्यूमनॉइड एआई रोबोटिक कंप्यूटर हैं। फिर ये क्वांटम क्वांटम कंप्यूटर्स हैं जो भविष्य की पांचवी पीढ़ी के क्या है, ये कंप्यूटर से हैं। तो अब देख लेते हैं ये जो पांचों कंप्यूटर हैं इनके बारे में देख लेते हैं कि पांचवी कंप्यूटर के अंदर क्या क्या मतलब डिफरेंस था, क्या क्या इनके अंदर समान था, क्या बदलाव हुआ। तो ये हम यहाँ पर इस सारणी के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, अगर पहली पीढ़ी की देखो कंप्यूटर की बात करें तो तकनीकी की बात करें तो पहली पीढ़ी के अंदर किसका उपयोग किया, वैक्यूम ट्यूब का किया। सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टर का किया। थर्ड के अंदर आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का किया। वीएलएसआई या माइक्रो प्रोसेसर का तीसरी पीढ़ी में हुआ। फिफ्थ पीढ़ी के अंदर की बात करें तो अपन एआई, मशीन लर्निंग और नैनो टेक्नोलॉजी का क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया। अगर अपन बात करते हैं स्पीड की बात करें तो फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इसकी गति बहुत धीमी थी, इसकी तो बहुत धीमी थी। लेकिन सेकंड पीढ़ी की क्या थी, धीमी थी, मतलब थोड़ा सा मतलब यहाँ पर रिलैक्स मिलता है। थर्ड पीढ़ी की बात करेंगे तेज थी, तेज थी, बहुत तेज नहीं, तेज थी। और फोर्थ के अंदर आते क्या हो गई, बहुत तेज। और भाई इसकी बात करें, ये मतलब जो एआई वाले हैं ना, मतलब फिफ्थ जनरेशन के, ये अत्यधिक तेज हैं, सुपर कंप्यूटर स्तर के हैं। ये सुपर स्तर के क्या है, ये कंप्यूटर अत्यधिक तेज है। इधर से कमांड दी, उधर तो आपको इसने बना के दे दिया। आपने कहा कि मुझे ये डाटा चाहिए, इन्होंने कहा कि डाटा चाहिए क्या, ये लो बन गया। मतलब आप तो कहोगे इससे इतने में तो बना के दे देगा। बिजली की बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर कंप्यूटर अपनी लाइट बचा रहे हैं वो, क्योंकि विद्युत बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है। इसलिए अपने ये भी देखते हैं कि भाई कम से कम बिजली की क्या करे, अपना कंप्यूटर खपत करे। शुरू के अंदर जो कंप्यूटर थे वो बहुत ज़्यादा विद्युत खर्च करते थे। क्यों करते थे, इसकी वजह से करते थे। और वर्तमान जो फिर सेकंड पीढ़ी क्या है, सेकंड पीढ़ी कम किए, थर्ड के और भी कम किए, और फोर्थ पीढ़ी के अंदर आते ही क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ तो बहुत ही कम हुआ। और जो अब जो आ रहे हैं ना फिफ्थ पीढ़ी के जो प्रोसेसर हैं, ये बहुत सॉरी कंप्यूटर, ये बहुत ही कम इको फ्रेंडली है, बहुत ही न्यूनतम विद्युत धारा खर्च कर रहे हैं। एक 4-5 हज़ार एमएच की बैटरी आ रही है इनके अंदर, वो चल रही है आराम से 10-10, 12-12, 20-20 घंटे तक चल रही है इनके अंदर। ठीक है, आकार की बात करें तो बहुत बड़े आकार थे, कमरे जितने आकार थे, यानी कि भाई बहुत बड़े बड़े थे। फिर थोड़ा छोटा हुआ सेकंड पीढ़ी के अंदर, थर्ड के अंदर और थोड़ा छोटा हो गया। फोर्थ की बात करें तो लैपटॉप, डेस्कटॉप छोटा सा साइज की आ गई, जो अपन टेबल पर धर के काम कर सकते थे। और आप देख ही सकते हो कि फिफ्थ पीढ़ी के अंदर जो मोबाइल है, आपके स्मार्टफोन है, डिवाइस है, पोर्टेबल डिवाइस है, छोटे छोटे फ़ोन आ गए हैं जिनको आप जेब में रख लो। कितना सा होता है आपके फ़ोन के अंदर, आराम से 700, 800, 600 ग्राम, 400 ग्राम, 300 ग्राम वजन के अंदर आपके फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। आगे बात करें मेमोरी स्टोरेज की बात करें तो फर्स्ट जो क्या पहली पीढ़ी जो कंप्यूटर था उसके अंदर पंच कार्ड और मैग्नेटिक ड्रम के थ्रू स्टोर किया जाता था। मैग्नेटिक ड्रम के ऊपर क्या किया जाता था, डेटा होता था ना, उसको लिपेटा जाता था रील के थ्रू। आपने देखा होगा, तो आप मैग्नेटिक टेप वाली मेमोरी देखिए क्या, आपने रेडियो देखे ना पुराने जमाने के, जिनके अंदर रील आती थी, वो मैग्नेटिक टेप के ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है डाटा, उसके बाद में सीडी डीवीडी आ गई। फिर देखो मैग्नेटिक टेप का सेकंड के अंदर हुआ, फिर मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया थर्ड पीढ़ी के अंदर। और आपके चौथी पीढ़ी की बात करें तो हार्ड डिस्क और एसएसडी आ गए। आज के टाइम पे तो क्या आ गई, क्लाउड स्टोरेज और क्वांटम मेमोरी आपके आ रहे हैं फिफ्थ पीढ़ी के अंदर। भाषा की बात करें तो ये मशीनी भाषा 0 और 1 को समझती थी, बाइनरी को ये समझती थी, असेंबली भाषा को समझता था सेकंड पीढ़ी का जो कंप्यूटर था। और आपका जो थर्ड पीढ़ी का कंप्यूटर है भैया, वो हाई लैंग्वेज भाषा को क्या करता है, समझता है। और जो आपके थर्ड फोर्थ पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, बेसिक सी प्लस को समझता है। और जो आपके आधुनिक कंप्यूटर हैं वो एआई, एनएलपी आदि भाषाओं क्या करते हैं, ये समझते। विशेषताओं की बात करें, मूल कार्य क्या था, गणना करना। शुरू में अमेरिका के अंदर क्या किए थे, फिफ्थ पीढ़ी के दौरान जनसंख्या के, वो सॉरी फर्स्ट पीढ़ी के दौरान जनसंख्या की गणना की थी। विश्वसनीय नहीं था इतना, तो सेकंड का निर्माण हुआ। सेकंड अधिक विश्वसनीय था क्योंकि डेटा क्या दे रहा था, ये ठीक ठाक दे रहा था।
और अब अपन बात करें थर्ड पीढ़ी की बात करें, थर्ड जनरेशन की बात करें तो मल्टीटास्किंग और जीयू पे क्या कर रहा था आपका ये कार्य करता, भाषा इस तरीके की थी इसके। और आपका जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्किंग पर कार्य कर रहा था। और आज का जो एआई है, एआई खुद सोचने वाला है, कंप्यूटर रोबोटिक्स है। आप जिस तरीके से उससे बात करेंगे वो आपसे उसी भाषा के अंदर क्या करता है, बात करता है। उदाहरण बात करें तो एनियाक है, यूनिवेक है फर्स्ट पीढ़ी के अंदर। सेकंड के अंदर बात करें तो IBM 1401 है, CDC 1601 है, IBM 360 है, और PDP 8 है आपका थर्ड जनरेशन का। और फोर्थ जनरेशन की बात करें तो IBM का क्या है, PC है। इसने आते ही क्या था 1981 जैसे आया तो कंप्यूटर के जो युग के अंदर है एक अलग ही रेवोल्यूशन इन्होंने ला दिया था। फिर बात करते हैं चैट जीपीटी की बात करते हैं। चैट जीपीटी आज के टाइम पे आप देख रहे हो चैट जीपीटी किस तरीके से तहलका मचाए हुए चारों तरफ। बहुत से काम ऐसे हैं कि जो इसके थ्रू बहुत ही कम टाइम में हो जाते हैं। तो ये तो हो जाती है आज आपकी क्लास यहाँ तक, और आगे बात कर लेते हैं हम जो कुछ क्वेश्चन है आपके लिए उनके बारे में। लेकिन आपको चाहिए इलेक्ट्रिशियन की परम मास्टर बुक। आप कर रहे हो किसी भी टेक्निकल ट्रेड की तैयारी तो आप बुक मंगवा सकते हो एप्लीकेशन पर जाकर के। आप बुक वाले सेशन में जाना है, बुक वाले सेशन में जाकर के ऑर्डर आएगा, ऑर्डर पे जाकर प्लेस करना है, प्लेस करने के बाद में वहाँ से आपका ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद में फॉर्म खुलेगा, फॉर्म खुलने के बाद में आपको आपकी सारी डिटेल भरनी है। कहाँ रहते हो, क्या करते हो, मतलब ये नहीं भरना है, मतलब कहाँ रहते हैं आपकी डिटेल है ना जो पता है ना भाई वो भरना है, बाद बाकी चीजें नहीं भरना। इतनी गुप्त जानकारी नहीं दी जाती है, ठीक है। तो आप वो भरना है, ऑर्डर प्लेस करना है, प्लेस करने के बाद भी तुरंत हमारे पास में आपका ऑर्डर आएगा। तो उसके ऑर्डर आने के मतलब कि आपको 1 डे के अंदर आपको जो आपके ट्रैकिंग कोड हैं वो मिल जाएंगे। तो आप आपके ऑर्डर को आराम से ट्रैक कर सकते हो कि आपका ऑर्डर कहाँ पहुँच गया है। तो ठीक है, तो आप जाइए किताब यहाँ से मंगवा लीजिए, बहुत शानदार किताब है। PY की इसके अंदर है जो अब तक के सभी एग्जामों के अंदर आए हैं, टेक्निकल की जितनी भी एग्जाम हुई है उनके अंदर। क्योंकि हो सकता है कि बहुत जल्दी जो अब जो चल रही टेक्नीशियन की भर्ती है उनके अंदर ट्रेड लागू कर दें। तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाओ, मंगवा लीजिए बुक यहाँ से जाकर के, एप्लीकेशन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा बुक सेक्शन में जाकर के। ठीक है, तो आज के आपके ये क्वेश्चन है। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे किस तकनीकी पर कार्य कर रहे थे ये बता दीजिए आप। बिल्कुल मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन से प्रकार ट्रांजिस्टर पर। सेकंड ये कर रहे थे माइक्रोचिप पर, आपके कौन से कर रहे थे, माइक्रोचिप पर कर रहे थे आपके तीसरी के आईसी माइक्रोचिप पर कर रहे थे आपके चौथी के, तीसरी पर कर रहे थे आपके आईसी वाले तीसरी पर कर रहे थे, ठीक है। और बात करते हैं तो वैक्यूम ट्यूब की बात करते हैं कि जो आपकी फर्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर किसका उपयोग किया, वैक्यूम ट्यूब का किया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीकी का उपयोग किया, पहली का ये हो गया तो दूसरी का कौन सा होगा, तो ट्रांजिस्टर है वो आपके कौन सा हो गया, दूसरी पीढ़ी का हो गया, ये फर्स्ट का हो जाता है, ठीक है। पांचवी का ये हो जाता है माइक्रो प्रोसेसर, ये चौथी का आपका हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं क्या है, बता दीजिए एक बार, बता दीजिए तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। ट्रांजिस्टर का प्रयोग दूसरी के अंदर, वैक्यूम ट्यूब का पहले के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर का चौथे के अंदर, तीसरी के अंदर किसका किया गया, आईसी का किया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाता है एकीकृत परिपथ। मतलब देखो हिंदी आ जाए ना तो फिर मतलब बिंदी लगने के चांस रहते हैं। अब वहाँ एग्जाम में आते हैं ना आईसी नाम इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ आ गए, लघु परिपथ, ऐसे 2-4 ऑप्शन आ जाते हैं। भाई साहब सोचते कि ये क्या आ गया, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो थोड़ा सा है ना हिंदी को भी देख लिया करो, आजकल एग्जाम है ना डीप क्वेश्चन ना दे करके उन्हीं क्वेश्चनों को है ना जो मतलब डीप बना देता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो ये तो आप जानते ही होंगे, बता दो जानते हो तो। ये रहा आपका माइक्रो प्रोसेसर है चौथी पीढ़ी के अंदर, और या फिर माइक्रो प्रोसेसर आपकी चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है ना जिसके अंदर प्रयोग किया गया। और ये लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना, ठीक है। तो आज के क्लास को यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं फिर नई क्लास के साथ में। तो आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके सुझाव है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद, जय हिंद, जय मां भारती।